जब हमारी धरती पर कुछ सदियों पहले आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी, तब या शायद इससे भी पहले हम इंसानों की यह इच्छा रही है कि हम समुद्र की गहराई में उतर सके और उसकी तली से बहुमूल्य हीरे मोतियों की खोज कर सके। तो इस काम में सफलता पाने के लिए हम इंसान ऐसी नौकाएं बनाने के विचार में विचार करते रहते थे जो पानी के अंदर उतर सके और बेशकीमती चीज़ों की खोज कर सके। और बाद में इंसान ने उसके लिए एक चीज़ भी बनाई जिसे आज हम पनडुब्बी कहते हैं, यानी सबमरीन। लेकिन इसके बाद पनडुब्बियों के उपयोग ने दुनिया का राजनीतिक मानचित्र बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पनडुब्बियों का सर्वाधिक उपयोग आज सेना में किया जाता है और ये किसी भी देश की नौसेना का एक विशिष्ट हथियार बन गई है आज। असल में पनडुब्बियां पहले भी बनाई गई थी, लेकिन यह 19वीं सदी में तब लोकप्रिय हो गई जब प्रथम विश्व युद्ध में इनका जमकर प्रयोग हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि पनडुब्बी का आविष्कार कैसे हुआ था, किसने सबसे पहले पनडुब्बी बनाई थी और कैसे बनाई थी, और पनडुब्बी किस तरह से काम करती थी। फिर हमारे भारत में पहली बार पनडुब्बी कब बनाई गई थी। आज मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी किस देश के पास है और कुछ रहस्यमयी पनडुब्बियां भी हैं हमारी इस दुनिया में। इस बारे में भी हम जानेंगे और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की हेल्प से कर सकते हो। आप इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने के लिए सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले आपके पास एक डिमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप मोतीलाल ओसवाल पर फ्री में अपना डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इनके 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है और 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स वहां सबमिट करना है। इसके साथ ही आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा जो आपको स्टॉक के बारे में गाइड करेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 25,000 की वेलकम बास्केट मिलेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, 3,000 के डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा। तो यह एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और तुरंत अपना ऑनलाइन डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए। तो इतिहास में पहली बार पनडुब्बी के विचार का प्रस्ताव करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम बॉर्न थे। ये उनकी इमेज है। तो इन्होंने साल 1578 में अपनी एक किताब प्रकाशित की थी जिस किताब का नाम इन्वेंशन और डिवाइसेस था। इस किताब में इन्होंने एक ऐसी नाव के डिजाइन का प्रस्ताव रखा था जो पानी के अंदर गोता लगा सके और चल भी सके, यानी पनडुब्बी के डिजाइन के बारे में इन्होंने बताया था। ये सबसे पुराना रिकॉर्ड है पनडुब्बी को लेकर, इससे पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो साल 1578 में यह किताब प्रकाशित हुई। इसके 42 साल बाद यानी साल 1620 में यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले एक डच भौतिक विज्ञानी कॉर्नेलियस ड्रिबेल ने विलियम बॉर्न द्वारा लिखित पुस्तक इन्वेंशन और डिवाइसेस को पढ़ा। ये कॉर्नेलियस ड्रिबेल की इमेज है। तो इस किताब को पढ़ने के बाद ड्रिबेल को विलियम बर्न के सिद्धांत को वास्तविकता में बदलने का विचार आया। उस समय इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम। तो ये ड्रिबेल अपने राजा के पास गए और उनका समर्थन मिलने के बाद ड्रिबेल ने जल्दी से एक छोटी नाव बनाई। इस इमेज को देखें, ये उनकी नाव थी जिसे आज भी संभल कर रखा गया है और यहाँ पर ड्रिबेल का नाम भी लिखा हुआ है। ये नाव पानी में डूबकर तैर भी सकती थी। इस नाव का आकार चमड़े के एक बड़े थैले की तरह था। नाव की बॉडी मजबूत लकड़ियों की फ्रेम से बनाई गई थी जो तेल से सना हुआ गोहेड की परत से ढका हुआ होता था। इस नाव में कुछ यात्री भी बैठ सकते थे। अब गोताखोरी और नाव के तैरने की समस्या को हल करने के लिए नाव पर कई भेड़ की खाल की थैलियां भी लगाई गई थी। अब इन थैलियों का उपयोग क्या था? तो जब उनकी नाव पानी में गोता लगाने जाती थी तब इन थैलियों में पानी भर दिया जाता था ताकि वजन के कारण ये नाव पानी के अंदर जा सके। और जब नाव को पानी की सतह के ऊपर तैरने ले जाते थे तब इन थैलियों को निचोड़ दिया जाता था, यानी वजन कम हो गया तो वो पानी के ऊपर तैर भी सकती थी। तो इस नाव के बनने के बाद साल 1620 में ड्रिबेल ने लोगों को अपना आविष्कार दिखाने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की और साल 1620 से लेकर साल 1624 की अवधि के दौरान
ड्रिबेल ने टेम्स पर आविष्कार की गई नाव पर कई नौकाकीय परीक्षण किए, जिससे पानी के नीचे नेविगेशन की संभावना की पुष्टि हुई। तो ये छोटी सी नाव जब पूरी तरह से तैयार हुई तब ये पानी के अंदर 3.5 मीटर तक गोता लगा सकती थी। इस कारण आज मौजूदा समय में आमतौर पर यह माना जाता है कि पहले पनडुब्बी के आविष्कारक कॉर्नेलियस ड्रिबेल थे। तो इसके बाद दुनिया के अलग अलग कोने में ऐसी छोटी छोटी पनडुब्बियां बनाने की शुरुआत हुई। फिर साल 1770 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक अमेरिकी व्यक्ति डेविड बुशनेल ने टर्टल नाम की पनडुब्बी बनाई, और यह दुनिया की पहली ऐसी पनडुब्बी थी जो अमेरिका की सेना के लिए बनाई गई थी। तो टर्टल नाम की पहली सैन्य पनडुब्बी अमेरिकियों के द्वारा साल 1775 में बनाई गई थी। यह उस समय की एक ड्राइंग है। इसमें सिर्फ एक ही सैनिक बैठ सकता था, और इस पनडुब्बी से पानी के अंदर रहते हुए सभी कार्य किए जा सकते थे। इस वजह से इसके बनने के 1 साल बाद से इनका इस्तेमाल सैनिक कार्यों में किया जाने लगा, और कुछ समय बाद इस टर्टल पनडुब्बी ने पहली बार एक नौसैनिक युद्ध में दुश्मन जहाज पर हमला किया था। तो अभी तक जो पनडुब्बी बनाई गई थी दुनिया भर में, उसमें सबसे बड़ी कमी जो थी वो थी समुद्र में गहराई तक गोता लगाने में सभी पनडुब्बियां असफल थी। फिर करीब 100 साल बीत गए ऐसी पनडुब्बी बनाने में जो आप जिस गहराई तक गोता लगाना चाहे उतनी गहराई तक जा सके। अमेरिका के एक टीचर थे जॉन हॉलैंड नाम के, ये उनकी इमेज है। इन्होंने साल 1875 में अमेरिकी नौसेना को अपनी पनडुब्बी का पहला डिजाइन प्रस्तुत किया, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने उनके डिजाइन को अस्वीकार कर दिया। तो हॉलैंड के डिजाइन को अमेरिकी नौसेना द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद हॉलैंड ने अपने प्रयास जारी रखे, और 17 मई 1897 में हॉलैंड ने पानी की सतह पर पहले गैसोलीन से चलने वाली पनडुब्बी और गहरे समुद्र में बिजली से चलने वाली मोटरों को लॉन्च किया, और ये दुनिया की पहली समुद्री पनडुब्बी थी जो किसी भी गहराई में गोता लगाने में सक्षम थी। इस कारण अमेरिकी नौसेना ने 11 अप्रैल 1900 के दिन हॉलैंड से इस पनडुब्बी को खरीद लिया। अब ये वो दौर था जब 19वीं सदी के अंत तक में दुनिया के अलग अलग देशों ने पनडुब्बियों को विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे प्रभावशाली थे अमेरिकी विद्यालय के टीचर जॉन हॉलैंड। मई 1897 में जॉन हॉलैंड की बात की पीढ़ियों द्वारा यानी उनके बच्चों द्वारा सफलतापूर्वक हार्लैंड बोट नामक एक पनडुब्बी विकसित की गई, जो सतह पर नेविगेट करते समय गैसोलीन इंजन द्वारा संचालित ये पनडुब्बी पानी के अंदर नेविगेट करते समय एक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करती थी, और इस मोटर को पावर देने के लिए एक बार बैटरी का उपयोग किया जाता था, ताकि जब पनडुब्बी सतह के ऊपर उठे तब गैसोलीन इंजन उसकी बैटरी को चार्ज कर सके। इसके अलावा हार्लैंड बोट को पहली बार नौसेना के आधुनिक हथियार से सजाया गया, ताकि समुद्र में दुश्मन जहाज हो उसे डुबा सके, और इस हार्लैंड बोट में जहाजों को डुबोने की क्षमता भी थी। इस कारण इस हार्लैंड बोट की बनावट के बाद दुनिया भर में आधुनिक पनडुब्बियां बनने की शुरुआत हुई, जिसके चलते जॉन हॉलैंड को आधुनिक पनडुब्बियों का जनक कहा जाता है। फिर प्रथम विश्व युद्ध में इन पनडुब्बियों का जमकर इस्तेमाल हुआ, और धीरे धीरे ये पनडुब्बियां दुनिया के सभी देशों की नौसेना का सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब बात करते हैं कि हमारे भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी। तो साल 1767 में भारत की पहली पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी, जिस पनडुब्बी का नाम कलवरी था। ये उसकी इमेज है। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पनडुब्बी कौन सी है और वो किस देश के पास है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी का नाम टाइफून क्लास है, और यह रूस की नौसेना के पास है। यह उसकी इमेज है। अब बात करते हैं कुछ रहस्यमयी पनडुब्बियों की घटनाओं की। तो 22 मई 1968 के दिन जब वियतनाम युद्ध अपने चरम पर था, तब अमेरिका की स्कॉर्पियन नामक पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहीं खो गई। तो इसकी खोजबीन शुरू हुई, और बड़ी खोज अभियान के बाद दुर्घटना के 6 महीने बाद यानी नवंबर 1968 में स्कॉर्पियन पनडुब्बी आयरलैंड के समुद्री किनारे से लगभग 700 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में यह पनडुब्बी पाई गई। लेकिन यह 3 अलग अलग टुकड़ों में टूटी हुई थी, जो अमेरिका की एक परमाणु पनडुब्बी थी, जिस पर 99 नौसैनिक भी थे, लेकिन सबके सब मारे गए थे। इसका पिछला भाग इस प्रकार उखड़ा हुआ पाया गया जैसे किसी आंतरिक विस्फोट से इसे उड़ाया गया हो,
पर अजीब दुर्घटना के कारण आज भी यह घटना रहस्य बनी हुई है। इसके बाद साल 1943 में यानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की ट्रिगर फिश नाम की पनडुब्बी दुश्मन देशों के जहाजों द्वारा नष्ट कर दी गई थी। बहुत खोजबीन की गई लेकिन इसका कोई सुराग ही नहीं मिला। आखिरकार 50 सालों बाद यह पनडुब्बी सैन डिएगो समुद्र में पाई गई, जिसमें कौन सैनिक सवार थे और कितने सैनिक सवार थे इसका कोई नामो निशान नहीं मिला, क्योंकि 50 साल तक यह पनडुब्बी पूरी तरह अज्ञात रही थी। इसके अलावा स्कॉटलैंड जो यहाँ पर आता है, तो इसके समुद्र में नवंबर 2006 में 70 फीट की गहराई में 2 रहस्यमयी पनडुब्बियों के अवशेष पाए गए। इन पनडुब्बियों के अवशेषों की पहचान करने में काफी मेहनत की गई, लेकिन इन पनडुब्बियों की राष्ट्रीयता नहीं पहचानी जा सकी, यानी ये किस देश की पनडुब्बी थी इस बारे में कुछ पता नहीं चला, और ना ही इनमें सवार किसी नौसैनिक का कोई चिन्ह मिला। और कुछ पता ना चले फिर अनुमान लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पनडुब्बियां जर्मन यू बोट्स थी जो विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हुई थी। तो पनडुब्बियों का इतिहास कुछ ऐसा था। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।